हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स के रूप में। ठीक है, ये हमारा क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास वीडियो है, यानी कि वीडियो पार्ट 1 है। तो चलिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो चलिए, आज हम लोग इस चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जितने भी थ्योरी बातें आते हैं, सारा बात हम इसी वीडियो में कर लेंगे। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो उसके पहले हम लोग को कुछ बातें जानना होगा। तो चलिए, हम लोग आज की वीडियो में सारा बात जान लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर जो इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर जो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट। और मुझे पता है दोस्तों कि आप ये सब सारे बातें जान रहे होंगे। अगर जो आप जान भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर जो नहीं भी जान रहे तो कोई बात नहीं। जान रहे हैं तब पर भी आप वीडियो देखिए, नहीं जान रहे तब पर भी आपको वीडियो देखिए। देखिए, अगर जो कोई भी चीज को 1 से 2 बार से 3 बार जानते हैं हम लोग, तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो को देखते रहिए। और चलिए आगे में देखते हैं क्या क्या होता है। चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो रियल नंबर बोलते हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या को। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसका बेसिक बातें जान लेंगे। जैसे में नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में कई प्रकार के यहाँ पे आते हैं। देखिए, जैसे में हमारा फर्स्ट आया हुआ प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहते किसको है? तो आपको जैसे ही प्राकृत बोला जाएगा, जैसे में आपको दिमाग में एक इमेजिंग बनेगा। प्राकृतिक नाम सुना सुना सा लग रहा है, प्राकृतिक है क्या? तो प्राकृतिक देखो, जैसे में मान लीजिए आप प्राकृतिक में आप क्या क्या देख रहे हैं। प्राकृतिक होता क्या है? जो भगवान यानी प्राकृतिक ने बनाया हो, यानी कि प्राकृतिक होता क्या है? तो आप देखते क्या क्या है? जैसे में पेड़ पौधे, ये वो जल वगैरह देखते रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप प्राकृतिक यहाँ आप क्या लगा दिया है? संख्या। तो प्राकृतिक संख्या बोल रहा है यहाँ पे, यानी नेचुरल नंबर। तो संख्या में आप क्या क्या देखते हैं? आप ये इमेज कीजिए। तो संख्या में हम लोग देखते हैं कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है 10, 1, 2, 3, 4, इस तरह से लिखा हुआ रहता है और बहुत चीजें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राकृत संख्या होता क्या है? इसका फुल डिफिनेशन एक बार जान लीजिए। आप इतना याद रखिए कि जो जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, यानी कि इसका डिफिनेशन फुल्ली क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या है क्या? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कौन से संख्या को? तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली, यानी गिनती में शामिल होने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसका इसके प्राकृत संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? किससे सूचित डिनोट करते हैं? तो एन से डिनोट करते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया हमारा क्या? सिंबल हो गया किसका? प्राकृत संख्या का। तो प्राकृत संख्या हम क्या बोले? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो जो संख्या हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या क्या देखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से चलता जाता, अनंत तक चलता जाता है। ये किसका सिंबल है? तो इन्फिनाइट का सिंबल। ठीक है, समझ रहे हैं? अब बताए, अब आप सोचिएगा कि इसमें तो जीरो आया ही नहीं। तो जीरो क्या? जीरो प्राकृत संख्या नहीं है क्या? जीरो प्राकृत संख्या नहीं है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। जीरो बिल्कुल प्राकृत संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो क्योंकि हमने क्या बोला कि आप जो जो संख्या देखते हैं, तो क्या आप जीरो को देखते हैं? कहीं पे देखते हैं? जीरो को सिर्फ महसूस करते हैं, हाँ, बल्कि आगे में होगा 10, 100, 20, ये सब होगा। ये सब संख्या हम लोग देखते हैं, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ जीरो क्या आप देखते हैं? नहीं ना देखते हैं। कहीं पे लिखा होगा 5 रुपए के जी, सेब 5 रुपए के जी, या सेब 100 रुपए के जी। लेकिन आप कहीं पे लिखा होगा देखे होंगे कि सेब 0 रुपए के जी, या तो और कुछ इतना रुपए, नहीं ना लिखा हुआ देखते हैं। इसीलिए जीरो क्या होता है कि प्राकृत संख्या नहीं होता है। समझ रहे हैं? यानी कि ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो नहीं है। हाँ, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है,
ये सब संख्या हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं हो सकते हैं। क्या होगा? जीरो प्राकृत संख्या नहीं होगा। समझ गए? अब इसका डिफिनेशन आप किस तरह से लिखिएगा? तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? आप लिखना चाहते तो लिख लें, मैं एक बार और दोहरा रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, काफी समय लग जाएंगे लिखने में, और आप कॉपी पेन लेकर ही बैठे पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं क्या? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और उसके बाद नीचे लिखिएगा, प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से डिनोटेट किया जाता है, यानी कि n से सूचित किया जाता है। और उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? अगर जो आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा तो पूर्ण संख्या समझने में जरा सा भी देर ना कीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता था कि इसे हम लोग देखते थे, और इसमें क्या होता था कि हम कभी जीरो को नहीं देखते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जीरो को भी देखते हैं। तो पूर्ण संख्या का क्या हो जाएगा डिफिनेशन हमारा? गिनती में, यानी कि ये इसी में क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो बने संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, इसके समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है? तो W से किया जाता है, होल नंबर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा कहां तक? अनंत। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन किस तरह से देंगे? हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देने से बने संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे? आप एक बार और मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देने से बने संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि हमारा प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा था? तो 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा था और ये अनंत तक जा रहा था। लेकिन ये कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा? अनंत जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार से अगला हमारा है पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर। तो चलिए इससे भी हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? पूर्णांक, इंटीजर नंबर, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर को, उसके समूह को किससे डिनोट करते हैं? तो जेड से करते हैं। किससे करते हैं? तो जेड से करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिया हूं, क्या ये पूर्णांक है? देखिए पूर्णांक में क्या होता है कि एक जीरो भी शामिल होता है, 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव संख्या भी शामिल होते हैं, और इसमें निगेटिव संख्या भी शामिल होते हैं। जैसे 1 -1 -2 -3, और ये चलता हुआ जाता है माइनस में, और ये क्या होता है? पॉजिटिव में हमेशा चलता हुआ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि इसका डिफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से बने संख्या को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। समझ गए? पूर्ण संख्या हमारा क्या हो गया? तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या यानी -1 -2 -3 को शामिल कर देने से क्या होता है कि पूर्णांक का निर्माण होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन भी आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं, देखिए लिखिएगा। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से बने संख्या को क्या कहते हैं? तो इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट, अब हमारा अगला टॉपिक है सम संख्या, और इसकी अगला टॉपिक है विषम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और ओड नंबर विषम संख्या को बोलते हैं। तो सम संख्या क्या है? तो आप पढ़े होंगे बचपन में, यानी कि इसके पहले वाले क्लास में 9th में 8 में सम संख्या क्या है? तो सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा कटे, यानी कि शेषफल हमारा कितना हो? 0 हो। जैसे में हम किसी भी संख्या से, मतलब 2 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो पूरा कट जाए। जैसे में 4 है, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मध्य में कट जाएगा, ये पूरा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे में हो गया अब 8 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 दूना 8, ये पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर जो 9 को भाग देते हैं 2 से, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 4 दूना 8,
यहाँ पे शेषफल 1 बच गया। तो क्या ये होगा हमारा सम संख्या? नहीं होगा। तो इसको हम लोग सम संख्या नहीं बोलते हैं। और सम संख्या का अंतर हमेशा 2 होता है, यानी कि 2 2 का अंतर होता है। जैसे 2 हुआ ना तो 3 नहीं होगा, होगा 4, 4 हुआ तो 5 नहीं होगा, होगा 6। ठीक है, तो इसी प्रकार से सम संख्या होता है। तो सम संख्या का डेफिनेशन क्या देंगे? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे, और शेषफल कितना हो? 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, क्या लिखेंगे? 2 4 6 8, इसी प्रकार से चलता जाएगा कहां तक? अनंत तक। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा विषम संख्या। तो ठीक इसके ही उल्टा है क्या? ये हो गया सम और ये हो गया विषम। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, यानी कि शेषफल में 1 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, शेषफल में 1 बच जाए, उसी को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे में क्या होगा? तो हो जाएगा आपका, से पहले तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये सब 2 से हम लोग भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा क्या? 9। इसी प्रकार से डॉट डॉट चलता जाएगा कहां तक? अनंत तक। ठीक है, सम और विषम समझ में आ गया। एक बार मैं डेफिनेशन बोलता रहा हूँ। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी शेषफल 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, शेषफल में 1 बच जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाज्य और अभाज्य। तो चलिए देखते हैं। तो अभाज्य संख्या का हमारा डेफिनेशन होता है वैसा संख्या जो 1 और खुद से कटे और जिसका फैक्टर केवल 2 हो। कितना हो? केवल 2 हो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड उसका कितना हो? केवल 2 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप जान लीजिए कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 5। तो ये सारी संख्या क्या होती है कि 1 से ही सिर्फ कटती है। देखिए 1 से काटेंगे तो 1 3 3 कट जाएगा, और ये अपने खुद से भी कटेगी। जैसे में देखिए 3 को 3 से ही काटते हैं तो 3 एकम 3 कट रहा है। और कोई संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये क्या हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी कि 1 और अपने आप से कटे और उसका 2 ही सिर्फ फैक्टर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से आप अगर जो 2 को काटते हैं तो 2 एकम 2 कट जाता है, और क्या शेषफल 0 बचता है। उसी प्रकार से यहाँ से 1 से भी कटेगा 2 और 2 एकम 2 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि वैसा संख्या जो 1 और अपने आप से कटे, कितना कितना से कटे? 1 और अपने आप से कटे और उसका केवल 2 फैक्टर हो, 2 अभाज्य गुणनखंड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आप यहाँ पे कहिएगा कि 1 क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य संख्या होगा तो 1 को हम यहाँ पे भाग देते हैं तो 1 से ये खुद से तो कट जाता है, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटता। क्या ये और किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। और हमारा शर्त यहाँ पे क्या है कि वैसा संख्या जो 1 और अपने आप से कटे और उसका केवल 2 फैक्टर हो, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो क्या इसका 2 फैक्टर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए देखेंगे भाज्य संख्या होता है कि नहीं। 1 होता तो क्या है? भाज्य होता है या अभाज्य होता है? तो ये क्या होगा? अभी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 3 5 7, इसी प्रकार से चलता हुआ जाएगा। ठीक है, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वैसा संख्या जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे, यानी कि 1 को छोड़ दे और अपने आप को छोड़ दे और किसी दूसरे संख्या से कट जाए, उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। इसका एक और नाम है क्या? संयुक्त संख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसी को हमारा दूसरा नाम है भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देंगे? हमने डिफिनेशन यहाँ पे क्या बताया? वैसा संख्या जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? भाज्य संख्या। जैसे में जानिए यहाँ पे देखिए 4
4 को आप यहाँ पे 2 से भी काटिए तो 2 दूना 4 कट गया। 4 को आप यहाँ पे 1 से भी काटिए तो 1 चको 4 कट गया। और 4 को अगर जो हम 4 से भी काट रहे हैं तो क्या ये 4 एकम 4 नहीं कटेगा, कट गया। यानी कि इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3, यानी कि 2 से ज्यादा हो गया। तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहां तक एक बात और ध्यान रखना होगा कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 2 से ज्यादा उसका फैक्टर हो जाएगा, हम लोग कह देंगे कि भाज्य संख्या वो है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम आगे में चेक करते हैं। जैसे में आप ले लेते हैं क्या, 5 तो हमारा हो गया भाज्य संख्या, तो 5 के बाद क्या आता है 6। अब 6 को जांचिए तो 2 तिया 6 कट रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 6 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 2 तिया 6 यहाँ पे हो जाएगा। और फिर 6 1 से भी कट रहा है, 6 एकम 6 कट रहा है ना। और फिर 6 कट गया, इसका कितना फैक्टर हो गया। और 6 खुद से भी कटेगा, 6 6 6 एकम 6 खुद से भी कट गया, यानी कि इसका कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 फैक्टर हो गया, यानी कि 2 से ज्यादा हो गया। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए अब हमारा बात आता है 1। क्या 1 भाज्य है, 1 तो इसमें अभाज्य नहीं हुआ था, अभाज्य संख्या 1 नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि भाज्य संख्या 1 है या नहीं। तो 1 को हम लोग 1 से अगर जो भाग देते हैं तो 1 तो कट जाता है। तो इसका कितना फैक्टर हुआ, तो 1 फैक्टर हुआ। हमको भाज्य में कितना फैक्टर चाहिए, तो 2 फैक्टर चाहिए, केवल 2 फैक्टर। सॉरी, भाज्य में चाहिए 3 फैक्टर, 2 से ज्यादा। और अभाज्य में कितना चाहिए, तो केवल 2 फैक्टर ही चाहिए, 2 से कम नहीं चाहिए हमको, केवल 2 फैक्टर चाहिए। तो देखिए 1 का फैक्टर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो क्या ये भाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। तो भाई ना तो ये भाज्य हुआ और न ही अभाज्य हुआ। तो आपसे पूछेगा प्रश्न, वैसा कौन सा संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आपका पहला संख्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब भाज्य संख्या में हम यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हो जाएगा 4 6 8 10 डॉट डॉट चलता जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, समझ गए भाज्य और अभाज्य। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है सह अभाज्य युग्म को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर है क्या, चलिए इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर होता है वैसा दो संख्या जिसका मासा एक हो, कितना हो, केवल एक हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सह अभाज्य युग्म। वैसा दो संख्या जिसका मासा एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे में आप जान लीजिए 2 और 3 का आप HCF निकालिएगा तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 into 1, और इसका गुणनखंड कितना होगा, 3:1। इसमें हम लोगों को जो जो मिलता है उसे हम लोग कवर करते हैं, यानी कि इसमें 1 1 मिल रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, HCF तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसका डिफिनेशन क्या दिए, तो वैसा दो संख्या जिसका मासा HCF कितना हो, तो 1 हो, उसी को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य युग्म। जैसे में और जान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 5 और 7, इसका भी आप लीजिएगा HCF तो 1 ही आएगा। फिर इसके बाद देख लीजिए 9 और 7, इसका भी कितना आएगा, HCF तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, समझ गए। वैसा दो संख्या जिसका मासा केवल एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, और जिसका मासा एक से ज्यादा आ जाए उसे हम लोग को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। समझ गए क्या है को प्राइम नंबर। चलिए इसके बाद हम लोग टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q एक पूर्णांक होगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता होगा जहां P और Q एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा।
और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि Q का वैल्यू जो आएगा हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका डिफिनेशन क्या देंगे, P वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो, जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए तो 2, क्या ये परिमेय संख्या है, जी हाँ है, बट्टा में क्या है 1 है, तो 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब बताओ यहाँ पे 3/2, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो है। कि अब बताओ यहाँ पे √3/2, तो क्या ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की तरह तो लग रहा है, P बटा Q के रूप में तो है, लेकिन P क्या है, पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q तो है पूर्णांक और इसका वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन क्या √3 ये पूर्णांक है, नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ। अब बताओ 1.2, क्या ये परिमेय संख्या है, जी हाँ है, बिल्कुल है। अब बताओ यहाँ पे 22/7, क्या ये परिमेय संख्या है, जी हाँ है, बिल्कुल है। अब बताओ यहाँ पे 8/3, क्या ये परिमेय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल है। अब बताओ यहाँ पे √2 गुने √2, क्या ये परिमेय संख्या है, जी हाँ है, क्योंकि √2 में √2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट से रूट कट जाता है और आ जाता है क्या 2, जो कि ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। अब आता है हमारा अपरिमेय संख्या, तो वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जाता हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या करते हैं। जैसे में आप जान लीजिए √3, तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, अभी ही हम लोग देखे थे। √5, √5/2, क्या ये परिमेय संख्या है, जी हाँ, जी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा पाई, क्या पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो जी हाँ पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, तो 22/7 तो आप यहाँ देखें कि ये परिमेय संख्या हो गया, तो इसका वैल्यू जब परिमेय संख्या है तो ये क्या पाई अपरिमेय संख्या होगा, जी हाँ ये बिल्कुल गलत है, तो पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, समझ गए, इसी प्रकार से आगे चलता हुआ जाएगा। ये है हमारा परिमेय और अपरिमेय, समझ गए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q एक धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्णांक होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या, जो कि हम लोग पढ़ने, इसको हम लोग जानने के लिए कब से इच्छुक है। तो वास्तविक संख्या है नंबर है क्या, वास्तविक संख्या है क्या, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का ही क्या है, समुच्चय। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े हैं ना, सारा का सारा क्या था, वास्तविक संख्या था, और वो सब क्या था, बेसिक चीजें थे, और ये वास्तविक संख्या उसी का मिचूड़ है। ठीक है, डिफिनेशन आपको याद हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या के ही समुच्चय को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, जैसे कि हो गया √5, 3, 7/2, 3.5, -3.2, ये सब क्या हो गए हमारा, वास्तविक संख्या हो गए। समझ गए, वास्तविक संख्या होता क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए, जी हाँ, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूँ, सॉरी वास्तविक संख्या एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूँ। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय या समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग परिमेय संख्या में जितना भी एग्जाम्पल पढ़े और अपरिमेय संख्या में जितना भी एग्जाम्पल पढ़े, सारा का सारा क्या था, वास्तविक संख्या ही था। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यही हमारा मेन टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जो कि चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक है क्या,
आखिर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका HCF निकालने के लिए किया जाता है। HCF निकालने के लिए किया जाता है। तो हम लोग तो बचपन में पढ़ लिए हैं कि 2 और 8 का HCF निकालना हो तो इसका अभाज्य गुणनफल कर देते हैं, 2 एकम 2, और फिर इसका 8 का अभाज्य गुणनफल करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि इसका HCF निकालेंगे तो जो मिलता है उसी को हम लोग HCF लेते हैं, तो 2 2 मिल रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 2। तो हम लोग तो ये छोटी छोटी संख्या पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग को दे देगा बड़ा बड़ा दे देगा, जैसे में दे देगा वो 1105 और दे देगा 905। इसका HCF बताओ बाबू, तो क्या होगा? कठिन होगा हम लोग को। तो इसको हम लोग HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या? सबसे पहले हम लोग इसे जानते, तब तक इसे हम साइड कर देते हैं। 2 और कितना का निकाले थे? 2 और 8 का निकाले थे। तो इसका HCF हम लोग को कह देगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से निकालिए। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन का परिमेयिका का प्रयोग किस तरह से करते हैं? तो छोटी वाली संख्या यहाँ पे 2 है और फिर क्या है? 1 है। तो हम लोग भाग लगाते हैं, तो भाग लगाते हैं तो 4 गुना 8 कट गया ये, तो हमारा जो कट जाता है यानी कि शेषफल 0 कर देगा, और जो भाजक मतलब काटेगा भाज्य को, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा HCF कहलाता है। अब हमारा इसमें बात आता है कि ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो हमारा कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य, जिसमें हम लोग भाग देते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया भाज्य, और ये हमारा होगा क्या? भाजक। क्या होगा? भाजक। और ये क्या हो गया? जो हमारा शेषफल बचता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। समझ रहे हैं? और जितना से हम लोग भाग लगाते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। सबका नाम दे दिया जाता है, यानी कि जो भाजक होता है, यहाँ पे मैं एक बार और भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होगा? प्लस शेषफल। अब इसी को अब अगर जो नाम दे दिया जाए तो वही हमारा बन जाता है क्या? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो भाज्य को किससे हम लोग डिनोटेट करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा A से। और भाजक को किससे करते हैं? तो इसको करते हैं क्या? B से। और भागफल को किससे करते हैं? तो Q से। और शेषफल को किससे करते हैं? तो R से, प्लस में R। यानी कि देखिए हमारा भाजक कितना है? 8 है। 8 में अगर जो हमारा भाजक है, सॉरी भाज्य कितना है? 8 है। और भाजक कितना है? तो भाजक हमारा है 2। 2 से भाज्य करना, यानी कि यहाँ पे 8 हो गया। और भाजक कितना हो गया? तो 2 से हम लोग भाग कर रहे हैं, और इंटू, यानी कि Q किसका होगा? तो भागफल कितना आया हमारा? 4। और शेषफल में कितना आया? तो शेषफल में हमारा आ गया है 0। तो यही हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यानी कि हम लोग 8 में, हमारा 8 आएगा कैसे? तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और 0 जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यही हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है। और जब हमारा शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा कि ये HCF हो जाएगा। ठीक है, जिस भाजक से संख्या कट जाए और शेषफल 0 आ जाए तो वही हमारा क्या कहलाएगा? ये वही हमारा होगा HCF उसका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका समझ गए? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी A बराबर होता है BQ प्लस R। समझ गए? यही हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन। इसमें एक बात और, जहां R का जो मान होगा, यानी कि ये R का जो वैल्यू आएगा, वो जब आएगा 0 से, क्या आएगा? 0 से हमेशा बड़ा रहेगा या तो बराबर आएगा। क्या आएगा? 0 से बड़ा या बराबर। जैसे में यहाँ देखिए 0 के बराबर आया है ना, और 0 से बड़ा भी आ सकता है। और क्या होगा कि ये B से हमेशा क्या रहेगा? तो छोटा। B से हमेशा क्या रहेगा? तो छोटा रहेगा। B से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ये केस आपको याद रखना होगा। R का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे हम देखिए B हमारा क्या था? तो 2 था, और सॉरी B कितना था? तो 2 था, और R कितना था हमारा? तो 0 था। समझ गए? तो आपको बोलेगा कि 2 संख्या दे देगा और इसका बोलेगा HCF निकालिए, किसके तरह, किसके थ्रू? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के थ्रू। तो आपको यही काम करना है, लगाना है A बराबर BQ प्लस R।
ठीक है। और इस तरह से कंडीशन आएगा जहां आर का मान आएगा 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा रहेगा। समझ गए? ठीक है। इसके बाद हमारा आता है संख्या का दशमलव निरूपण। तो चलिए हमारा इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही पढ़ना है, लेकिन पहला एक्सरसाइज में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग आगे जैसे ही इन करेंगे उस एक्सरसाइज में हम लोग इस सारे बातों को जानकारी ले लेंगे। ठीक है। संख्या का दशमलव निरूपण के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे में जो भी लेसन का वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल में चला जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।